हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जिसकी क्लास नंबर 9 है और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डाटा यानी कि मीन, मीडियन और मोड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है। किसी इन्फॉर्मेशन को संख्यात्मक रूप में हम जब कलेक्ट करते हैं ना, वो ही कहलाता है डाटा। क्या, मान लो भाई हमने कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ली और वो कैसी हो, वो नंबर्स में संख्यात्मक हो, वो कहलाता है डाटा। और ये जो डाटा होता है ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद जाके और फील्ड में कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी होता है वो प्राइमरी को हम रीयूज़ करके तब सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है फ्रेंड्स, डाटा तो हमने इकट्ठा कर लिया, मान लो चाहे वो प्राइमरी डाटा हो चाहे वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा हो, वो इन्फॉर्मेशन चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, लेकिन उस डाटा को हम टेबल के रूप में कैसे सारणीबद्ध करते हैं। तो वो जो ये टेबुलेशन होता है, जो ये सारणीबद्ध रूप जो करना होता है डाटा का, वो कैसे होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। देखो, आंकड़ों को क्रमबद्ध करना ही क्या है, सारणीयन है। जो टेबल बनाते हैं ना उन आंकड़ों की, वही है क्या, सारणीयन या फिर टेबुलेशन। देखिए आगे, सारणीयन के द्वारा डाटा को पंक्ति और स्तंभों में अरेंज करते हैं। किसमें, लाइंस में और कॉलम्स में। लाइंस में और कॉलम्स में देखो कैसे करते हैं भाई, ये देखो इस तरह से। तो ये तो गई जो ये क्षैतिज हैं, जो ये तो है लाइंस, ये तो होगी लाइंस, लेकिन ये इस तरह से बना दी हमने, ये ऊर्ध्वाधर, ये क्या है, ये हैं कॉलम्स, ठीक है। तो हम डाटा को लाइंस में भी लिखेंगे और फिर ये कॉलम्स में भी लिखते जाएंगे। तो ये इस तरह से हम जो सारणीबद्ध करते हैं ना, डाटा को पंक्तियों में और जो स्तंभों के रूप में अरेंज करते हैं, यही है सारणीयकरण। और जो सारणीयकरण के द्वारा जो डाटा को सरल और स्पष्ट रूप से हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इतना ही पढ़ा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को संख्यात्मक रूप में जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है डाटा। दो तरह का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। फिर सारणीयन कैसे किया जाता है, पंक्तियों में और स्तंभों के रूप में, यानी लाइंस और कॉलम्स में जो अरेंज करते हैं उस डाटा को, वो है टेबुलेशन या सारणीयन। फिर आगे जो ये टेबल होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। टेबल दो तरह की कौन सी है, सबसे पहली है रिफ्रेश टेबल, इसको हिंदी में बोलेंगे संदर्भ सारणी। इसे कोश स्रोत सारणी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, जो संदर्भ सारणी है उसका दूसरा नाम बताइए, तो है कोश स्रोत सारणी। इसमें सभी तरह की जो सूचनाएं होती हैं वो एक ही टेबल में मिल जाती हैं। क्या, जो रिफ्रेश टेबल होती है, संदर्भ सारणी होती है, कोश स्रोत सारणी होती है, उसमें सारी की सारी जो सूचनाएं होती हैं वो एक ही टेबल में मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारांश सारणी, यानी कि जो समरी टेबल होती है वो, सारांश यानी कि पूरे का पूरा जो भी है उसका सार निकाल लिया, समरी निकाल ली, फिर टेबल बनाना, ठीक है। इसमें किसी विषय से रिलेटेड जो विशेष सूचना होती है वो होती है, और इसमें विशेष सूचनाओं का संबंध भी दर्शाया जाता है। इसमें क्या होगा, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे भाई, उससे रिलेटेड जो भी सूचना होगी वो इस सारांश सारणी में होगी। आगे देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं, ये हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी भी श्रृंखला के जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मेजर्स होते हैं वो तीन होते हैं। कौन से होते हैं भाई, मीन, मीडियन, मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से तीन माप हैं, तो ये है माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब देखिए, जो मीन होता है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देखो। जो मीन होता है ना वो क्या होता है, एवरेज होता है। जितना भी हम जो भी डाटा इकट्ठा करते हैं, मान लो हमने 10 तरह का डाटा इकट्ठा किया, 10 लोगों का डाटा इकट्ठा किया, तो उन 10 का जो टोटल आया वो 50 आ गया, ठीक है। तो फिर हम इसका एवरेज इस तरह से निकालेंगे ना, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगी। तो इसी तरह है, ये मीन है। ये क्या होता है, ये औसत होता है, और ये तुलना की सबसे सरल विधि होती है। जो मीन होता है, जो माध्य होता है, यह पूरी श्रृंखला के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है भाई, क्योंकि सभी जो डाटा होते हैं उनको हम इकट्ठा करके फिर उस डाटा की जो जितनी भी संख्या थी उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मीन है, इसका क्या सूत्र होगा भाई, ये है फॉर्मूला इसका, माध्य इक्वल टू कुल चरों का योग बाय कुल चरों की संख्या।
मान लो भाई हमने 10 लोगों का डाटा इकट्ठा किया, वो आया 100, ठीक है। तो ये हो गया उनका योग। फिर कुल चरों की संख्या कितनी थी? 10। तो फिर हमने इस 10 से 100 को डिवाइड कर दिया, तो कितना आंसर आ गया? 10। ये आ गया मीन। तो ये फॉर्मूला हमने लगा के देख लिया है, ठीक है। आगे देखिए, यह जो मीन है ना, ये मैक्सिमम और जो मिनिमम जो मूल्य होते हैं उनके बीच की संख्या होती है, यानी कि ये एवरेज होता है। माध्य के 3 प्रकार हैं भाई। सबसे पहला देखिए, ये है अर्थमेटिक या फिर अंकगणितीय या फिर समांतर माध्य है। जो समांतर या फिर अंकगणित जो ये माध्य होता है, इसमें क्या भाई, ये भी जो हमने अभी अभी माध्य पढ़ा है ना, क्यों भाई, माध्य का ही तो एक प्रकार है, तो ये माध्य की तरह ही होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, देखो, इसे x के द्वारा दर्शाया जाता है। जो ये अंकगणितीय माध्य होता है ना, इसको x बार के द्वारा दर्शाते हैं। क्या है? x बार के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा x बाय n। सिग्मा x वही होगा जो भी हमारे टोटल जो हमने जोड़ किया था वो डिवाइड बाई उनकी संख्या से, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार। अर्थमेटिकल मीन जो है, अंकगणितीय माध्य है, उसका एक नाम है समांतर माध्य, ठीक है। और ये भी जो हमने मीन निकाला है उसी की तरह निकलेगा। क्या है? दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की कुल संख्या से उसको भाग कर देंगे। योग को उन टोटल जो डाटा की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला। x बार के द्वारा इसको दर्शाया जाता है अर्थमेटिकल को। फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा x बाय n। आगे सेकंड है जियोमेट्रिक मीन, यानी कि ज्यामितीय या फिर गुणोत्तर माध्य। इनके नाम अच्छे से याद रखना भाई। जियोमेट्रिक को हिंदी में बोलेंगे ज्यामितीय माध्य या फिर गुणोत्तर माध्य। ये दोनों के दोनों नाम याद रखने हैं। देखो आगे, सारणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। क्या है? ये जो ज्यामितीय माध्य होता है, इसमें जो भी सारणी होगी, जो भी टेबल होगी, उसमें सभी के मूल्य जो हैं, मान लो 10 हैं, वो 10 के जो मूल्य होंगे उनका गुणनफल होता है और उसका वर्गमूल निकाला जाता है। ये देखो फॉर्मूला है कि भाई देखो, मान लो जो ये मूल्य हैं x1 x2 x3, इन सभी को आपस में इनकी गुणा कर दी जाएगी। फिर इनका अंडर रूट निकालेंगे, किससे? जो n यानी कि जो संख्या है उससे, ठीक है। देखो इस तरह होगा। मान लो ये था x1 है 5, x2 है 3, फिर अगला है 2, अगला है 1। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी मल्टीप्लाई आएगी, मान लो भाई मल्टीप्लाई आ गई इसकी 200, ठीक है, यहाँ आ गई 200। और ये टोटल थे, ये थे 10, तो इनका वर्गमूल निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से निकलेगा ज्यामितीय गुणोत्तर माध्य। इसमें भाई जो n होगा, ये तो है जो भी जितने भी वो चर हैं उनकी संख्या, और x है वो है उन संख्या का मान। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, यानी कि हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य है, इसमें सभी जो मद होते हैं उनका व्युत्क्रम डिवाइड बाय n। यानी कि देखो, मान लो भाई एक संख्या है 5, एक है 2, एक है 3, एक है 4, इस तरह से है ये। फिर क्या करेंगे? 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो टोटल 4 संख्या थी, तो नीचे यहाँ कर देंगे हम 4। तो इस तरह से इसको आगे सोल्व कर लेंगे, तो ये निकलाएगा हमारा हरात्मक माध्य। आगे देखते हैं, ये है माध्यिका। जो माध्यिका होती है, इसमें क्या होता है भाई, पहले तो सारणी की संख्या को आरोही या फिर अवरोही में, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। मान लो 10 वैल्यू हैं, तो 10 की 10 वैल्यू को या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम व्यवस्थित कर लेंगे। फिर क्या होगा कि भाई जो मध्य की जो संख्या आएगी वो संख्या ही क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। देखो यहाँ पे करके भी दिखाया है। देखो यहाँ पे 1 से लेके और 5 तक है ये भाई, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया इन्होंने। फिर जो 3 था ये बीच का निकला है, तो ये 3 क्या होगी यहाँ पे? ये होगी माध्यिका, यानी कि मीडियन होगी है। और अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे हम? ये है जैसे n + 1। n कितना है भाई? टोटल कितने थे ये चर? ये थे 5, ठीक है। n + 1/2, ठीक है। अब ये निकलेगा 6 और आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से हम निकालेंगे मीडियन। क्या होगा इसमें? जो मीडियन की संख्या होगी, मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन का फॉर्मूला होगा n + 1/2, ठीक है। और जो n होगा वो दी गई संख्या का नंबर होता है, यानी कि देखो यहाँ पे जो भी संख्या होगी ना, मान लो ये तीसरे नंबर पे 10 है, तो उस 10 को लिख देंगे। यहाँ हमने 5 का एग्जाम्पल लिया था भाई। जो ये तीसरे नंबर पे मान लो हमने
5 लिख रखा था, तो उसका जो नंबर था ना उसी को लिया था हमने। 3 नहीं उठाया भाई, ये तीसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जो 5 डिजिट थी वो आई थी। तो इस तरह से निकालेंगे मीडियन। अगला है तीसरे नंबर पे है मोड यानी कि बहुलक। जो मोड या बहुलक होता है इसको हम जेड के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। और जो मोड है ना ये फ्रांसीसी भाषा के ला मोड से बना है। किससे बना है? ला मोड से बना है। और इसका अर्थ है फैशन। क्या है भाई? हमने अब तक ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं मोड की, बहुलक की, कि इसको बहुलक को दर्शाते हैं जेड के द्वारा, और ये फ्रांसीसी भाषा के ला मोड से बना है। और ला मोड का अर्थ है फैशन। फैशन क्या होता है भाई? भाई फैशन चला है, कोई भी एक चीज़ है तो हर जगह वही चीज़ होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये क्या कहलाता है? जो बहुलक होता है यह वह नंबर होता है जो कई बार आया हो। यानी कि फैशन क्या है कि वो बहुत सारे लोग उसी को ही तो ट्रेंड में ले रहे हैं ना, तो जो एक नंबर होगा इसमें वो कई बार आया होगा। ठीक है, वही होता है बहुलक। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है 5173531681। तो देखो 1 कितनी बार आया? यहाँ पे 4 बार आया है। 5 यहाँ पे 1 2 बार आया। तो सबसे ज़्यादा क्या आया? यहाँ पे 1 आया। तो यहाँ पे बहुलक होगा वो क्या होगा? वो होगा 1। ठीक है, यानी कि बहुलक वह चर होता है जो कि टेबल में सबसे अधिक बार आता है, वही होता है बहुलक या मोड। आगे देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति माप की जो अन्य विधियां होती हैं वो देखो। सबसे पहले है रेंज या परिसर। रेंज या परिसर में क्या होता है कि किसी भी टेबल का जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसका अंतर होता है। आंकड़ों की ये विचरणशीलता मापने का जो सबसे उपयुक्त और बेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है ये रेंज या परिसर। नेक्स्ट देखिए, ये है चतुर्थक विचलन। जो चतुर्थक विचलन होता है इसमें है ना भाई, किसी भी श्रेणी को 4 भागों में बांट दिया जाता है, और जो प्रत्येक जो चतुर्थांश होता है यानी कि ये 1/4 + 1/4 इस तरह से 4 भागों में बटेगी वो श्रेणी। और प्रत्येक जो चतुर्थांक होता है उसमें विचलन की जो श्रेणी होगी उसमें 1/4 1/4 4 भागों में इस तरह बांट देगी उसको। और हर श्रेणी होगी उसमें 3 चतुर्थक विचलन होते हैं। ठीक है, Q1 Q2 Q3 से हम इसको डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो ये चतुर्थक होता है ये खुद एक श्रेणी होती है। ये यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में। आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए। इसका फॉर्मूला है ये देखो 3 × n + 1/4। क्या है? 3 × n + 1/4। अगर क्वेश्चन में आता है तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। औसत विचलन, माध्य या फिर मीन डेविएशन, ये तीनों नाम देखिए। या तो औसत विचलन, औसत लिखेगा, या विचलन माध्य लिखेगा, या फिर माध्य लिखेगा, या फिर इंग्लिश में ये है मीन डेविएशन। इसमें क्या होता है? इसमें श्रेणी की सभी वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है, और जो समांतर माध्य है उससे विभिन्न मानों के बीच विचलन का जो परिणाम होता है वो होता है। इसमें वही न तो हम एडिशन को देखते हैं न ही हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, यानी कि जो भी ये चिन्ह होते हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को देखा जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो है मीन डेविएशन का वो है सिग्मा × x - x बार = 0। ये फॉर्मूला होता है इसका। बस फॉर्मूला पूछेंगे इसमें। आगे है मानक प्रमाणिक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देख लेना भाई एक बार ध्यान से। समांतर माध्य से मापे गए विचलन के वर्गों का जो माध्य का जो वर्गमूल होता है वो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या? जो समांतर माध्य से मापे गए विचलन के वर्गों का माध्य और उसका वर्गमूल, ये होता है प्रमाणिक विचलन, मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा भाई, इसको प्रतिपादित किसने किया, कब किया? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कार्ल पियर्सन ने किया इसको प्रतिपादित, और 1893 में कार्ल पियर्सन ने 1893 में स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट देखिए भाई, लॉरेंज वक्र। ये जो वक्र है ये वैज्ञानिक के नाम पे ही है। जो मैक्स लॉरेंज महोदय थे उन्होंने अपने नाम पे ही इस वक्र का नाम दिया है। इसमें क्या होता है, किसी टेबल के अपकिरण को आलेखी विधि के द्वारा दर्शाना। और आलेखी विधि
के द्वारा दर्शाने हेतु इसमें संचयी प्रतिशत वक्र बनाया जाता है। फिर से देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टेबल के अपकिरण को आलेखी विधि द्वारा दर्शाने के लिए संचयी प्रतिशत वक्र बनाया जाता है, वही वक्र कहलाता है लॉरेंज वक्र। तो अगर कहीं भी संचयी प्रतिशत वक्र आ जाए तो आपको सीधा लॉरेंज वक्र को टिक करके आना है। क्या है इसमें, देखो वैल्यू पुट करके पहले समान वितरण रेखा खींची जाती है। क्या करेंगे, पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर समान वितरण रेखा खींचेंगे। दो तरह से होगा भाई इसमें। फर्स्ट है, अगर वक्र वितरण रेखा जो है वो जितनी कम दूरी पर होगी उतनी अपकिरण की मात्रा कम होगी। देखो अगर वक्र वितरण जो रेखा है वो जितनी कम दूरी पर होगी उतनी ही जो अपकिरण की मात्रा है वो कम होगी, और जितनी दूरी अधिक होगी अपकिरण उतना ही अधिक होगा। आगे ये देखो एक बार ये डायग्राम, ये देखो इसमें देखो भाई जो ये है ये समान वितरण रेखा है, ठीक है। तो समान वितरण रेखा है ये, इसमें दो तरह से दर्शाया गया है। देखो वक्र वितरण की जो ये रेखा होगी है ये जितनी कम दूरी पर है तो उतना ही अपकिरण की मात्रा कम है। ये है भाई यहाँ पे कम दूरी है और यहाँ पे है अधिक दूरी, ठीक है। अगर अधिक दूरी पर यहाँ से यहाँ देखो कितनी ज़्यादा दूरी है, अधिक दूरी पर होगी तो अपकिरण उतना ही अधिक होगा। तो ये है हमारा लॉरेंज का वक्र। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो लॉरेंज वक्र है ये किसने दिया, पूरा नाम पूछ लेंगे, मैक्स लॉरेंज ने दिया था। और इसमें एक ये लाइन सबसे अधिक याद रखनी है आपको कि किसी टेबल के अपकिरण को आलेखी विधि के द्वारा दर्शाने हेतु जो संचयी प्रतिशत वक्र बनाया जाता है वो है ये लॉरेंज वक्र। ये वाली लाइन देखना, वक्र वितरण रेखा जो है वो जितनी कम दूरी पे होगी तो अपकिरण की मात्रा भी कम होगी, अगर अधिक दूरी पे होगी तो अपकिरण की मात्रा भी अधिक होगी। और जब वैल्यू पुट की जाती है तो पहले जो समान वितरण रेखा है वो खींचते हैं। बस इतना ही है ये। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं पूरे के पूरे टॉपिक का। देखिए भाई सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो डाटा होता है वो क्या होता है, किसी इंफॉर्मेशन को संख्यात्मक रूप में कलेक्ट करना ही डाटा कहलाता है। दो तरह का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। उसके बाद पढ़ा हमने जो टेबुलेशन होता है, यानी कि जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है उसको सारणीबद्ध करना, कॉलम्स में भी और रो में भी, ठीक है। फिर जो टेबुलेशन होता है, जो टेबल होती है वो दो तरह की होती है। पहली है संदर्भ सारणी, इसमें कोश स्रोत सारणी भी कहा जाता है इसको, और सभी सूचनाएं एक ही टेबल में मिल जाती है। जबकि जो सारांश सारणी है, जो समरी टेबल है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड जो विशेष सूचना पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। जो मीन होता है वो एवरेज होता है और तुलना करने की सबसे आसान विधि होती है। इसमें भाई कुल चरों की जो संख्या होती है उसका योग, मान लो भाई 10 चर हैं और उनकी जितनी भी डिजिट है उन सबको जोड़ देंगे, वो योग आ गया, उसको हम डिवाइड कर देंगे चरों की उस संख्या से 10 से, ठीक है। मैक्सिमम और जो मिनिमम मूल्य होते हैं उनके बीच की जो संख्या होती है वो होती है मीन। 3 प्रकार का होता है। अर्थमेटिकल मीन, इसका जो सूत्र होगा ये होगा x बार इक्वल टू सिग्मा x बाई n। जियोमेट्रिक मीन होगा, उसका जो सूत्र होगा वो होगा, ये है जितने भी चरों की संख्या उसको आपस में गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे चरों की संख्या से। फिर है फ्रेंड्स हरात्मक माध्य। जो हरात्मक माध्य होता है इसमें सभी मदों का जो व्युत्क्रम होता है उसको डिवाइड किया जाता है उनकी संख्या से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन क्या होती है भाई, पहले सारणी की जो संख्या होती है उसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर जो भी मध्य होगा वो वैल्यू निकालेंगे, वही मध्य जो है वही कहलाएगा माध्यिका। और सूत्र है इसका n+1/2। नेक्स्ट है बहुलक या मोड। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो मोड जो है ये फ्रांसीसी वर्ड के जो कि ला मोड है उससे बना है। और जो ये मोड ला मोड है इसका मतलब होता है फैशन, यानी कि बहुलक क्या होता है, जो भी श्रेणी होती है उसमें सबसे अधिक बार आया गया जो भी चर होता है वही कहलाएगा मोड या बहुलक। फिर पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति माप की 3 विधियां। सबसे पहली थी प्रीसर या रेंज। जो प्रीसर या रेंज होती है इसमें क्या है, किसी टेबल के मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसका अंतर होता है। नेक्स्ट पढ़ा चतुर्थक विचलन। इसमें क्या है भाई, किसी भी श्रेणी की जो 4 भाग होते हैं उसमें उस श्रेणी को बांट दिया जाता है, यानी कि कोई भी
एक श्रेणी है उसको 4 भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग जो होगा 1/4 को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं। फिर हमने पढ़ा औसत विचलन माध्य, यानी कि जो मीन डेविएशन होता है, या तो इसको हम बोलेंगे हिंदी में औसत माध्य या बोलेंगे विचलन माध्य। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। इसमें वही जो प्लस माइनस होता है इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर प्रमाणिक विचलन। इसको 1893 में कार्ल पियर्सन ने प्रतिपादित किया था और समांतर माध्य से मापे गए विचलन के वर्गों का जो माध्य होता है उसका वर्गमूल ये होता है। उसके बाद हमने पढ़ा लॉरेंज वक्र। ये मैक्स लॉरेंज महोदय ने दिया था। इसमें क्या होता है, किसी भी टेबल के अपकिरण को आलेख विधि के द्वारा दर्शाने के लिए संचयी प्रतिशत वक्र है वो बनाया जाता है। ये है उस वक्र का डायग्राम। ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है और ये बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपको बताया है। जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से ही आ जाते हैं। अगर मान लो सोल्व करना होगा तो मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, उस हिसाब से आप सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।